ये मूल अधिकारों से संबंधित दूसरी क्लास है। इससे पहली क्लास में हम बात कर चुके हैं मूल अधिकारों के सबसे पहले पार्ट समानता के अधिकार के बारे में, जो दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। आज हम उसके अगले वाले दो पार्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, जिनमें से पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, जो दिया गया है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, और इसके साथ साथ आज हम बात करने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, वन बाय वन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को क्या दिया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है? अभिव्यक्ति का अर्थ ही है अपने मन के विचारों को व्यक्त करना या बोलना। तो बोलने की जो स्वतंत्रता दी गई है वो अनुच्छेद 19 में दी गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 को अलग अलग 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और कौन से पार्ट्स में कौन कौन सी चीजें दी गई हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 19(1) क में दिया गया है भाषण एवं अभिव्यक्ति। आप भाषण दे सकते हैं, अपने मन के विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी के अंतर्गत एक प्रश्न आता है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, जो मीडिया को बोलने की आजादी दी गई है, वह किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो यह स्वतंत्रता भी, यानी जो प्रेस की स्वतंत्रता है, ये भी अनुच्छेद 19 के पहले वाले पार्ट यानी कि 19(1) क में जो है प्रेस को भी बोलने की आजादी दी गई है, मीडिया को भी बोलने की आजादी दी गई है। इससे संबंधित अगर थोड़ा सा और बात करें तो ये जो है इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ का मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जो है प्रेस की जो बोलने की आजादी होती है, मीडिया को जो बोलने की आजादी होती है, उसको भी स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत जो है रख दिया गया था। अनुच्छेद 19(1) ख में बात करें तो यहाँ पर दे रखा है शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सम्मेलन, यानी कोई भी भारत का नागरिक क्या कर सकता है? सम्मेलन कर सकता है, बशर्ते वो सम्मेलन कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण होना चाहिए। और सम्मेलन जब होगा तो लोग भी एकत्रित होंगे। ठीक है, तो वो कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण होना चाहिए। अपनी जो भी मांगे होती हैं, अपनी जो भी विचार होते हैं, उनको शांतिपूर्ण ढंग से आप जो है गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बाउंडेशन ये भी दी गई है कि जो भी सम्मेलन होगा, जो भी सभा होगी, वो हथियार रहित होगी, यानी उसमें किसी भी प्रकार के वेपन्स या असलाहे का जो है प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। यानी अनुच्छेद 19(1) ख आपको देता है शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। गांव में बात करें तो गांव में आप संगठन बना सकते हैं, संगम बना सकते हैं, या कोई भी सहकारी समिति का निर्माण कर सकते हैं। वहीं घ की बात करें तो घ में क्या स्वतंत्रता रखी है कि कोई भी जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, वो भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में बिना बाधा के, बिना परेशानी के क्या कर सकता है? संचरण कर सकता है, घूम सकता है। ठीक है, मतलब भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में, किसी भी स्टेट में जाकर के वो घूम फिर सकता है, उसको कोई भी किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं आएगी, उसको कोई भी परेशान नहीं करेगा। ठीक है, और जब भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण करने की बात की गई, तो वहीं उसके अगले वाले पार्ट में क्या बात की गई है कि वह जो व्यक्ति है, भारत का नागरिक है, भारत के किसी भी भाग में क्या कर सकता है? निवास कर सकता है। और इससे अगले पार्ट में दिया गया है कि वह भारत के किसी भी भाग में जाकर के अपनी आजीविका का साधन तलाश सकता है, इसके साथ साथ अपना व्यवसाय कर सकता है, व्यापार कर सकता है। तो यहां से अगर इसका लिंक बनाएं तो आराम से बना सकते हैं। देखिए क में दे रखा है भाषण एवं अभिव्यक्ति। भाषण एवं अभिव्यक्ति आप बोल सकते हैं, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, और इसी के अंतर्गत आती है प्रेस की स्वतंत्रता। इसके अलावा आप शांतिपूर्ण ढंग से और बिना हथियारों के कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, कोई भी सभा कर सकते हैं, अपना संगम, सहकारी संगम या सहकारी समिति जो है आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप जो है भारत के किसी भी क्षेत्र में आप घूम सकते हैं, और घूमने के अलावा आप क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं। घूमने के अलावा आप जो है निवास कर सकते हैं, स्थायी रूप से निवासी बन सकते हैं, कहीं पर भी आप जो है अपना आशियाना बना सकते हैं। इसके अलावा जब आप वहां पर रह सकते हैं, आपको यह स्वतंत्रता दी गई है कि आप किसी भी क्षेत्र में, भारतीय राज्य के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ आपको यह भी स्वतंत्रता दी गई है कि आप किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र में जो है निवास करते हुए आप अपनी आजीविका के साधन तलाश सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, या अपना कोई भी व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 19। अनुच्छेद 19 में दिया गया है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी आपने कोई अपराध किया है लेकिन आप पर वो अपराध पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ है, तो आपको क्या दिया जाएगा? संरक्षण दिया जाएगा, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और वो किन प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आर्टिकल 20 को बांटा गया है 3 भागों में, 20(1), 20(2) और 20(3) में। ठीक है, तो
इसका मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे कि अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया लेकिन वह अपराध उस पर पूरी तरह से अभी सिद्ध नहीं किया जा चुका है, तो उससे अपराधों की दोष सिद्धि से पहले उसको क्या दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा। और वो किस प्रावधानों के अनुसार दिया जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। 20 में दे रखा है भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसके वर्ड्स थोड़े से टफ होते हैं। तो 20 में दिया गया है भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, यानी आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और उसके अपराध को परिभाषित किस तरीके से किया जाएगा कि जिस समय उस व्यक्ति ने अपराध किया या किसी भी कानून का उसने अतिक्रमण किया या जो भी संविधान में हमारे में दिया गया है उसमें से किसी नियम का वो क्या करता है, अतिक्रमण करता है, उसको तोड़ता है। जिस अपराध को उसने किया है उसके बारे में भारतीय संविधान में विधिवत तरीके से जो है डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है, तो वह क्या करता है, अपराध करता है। भूतलक्षी दांडिक विधियों से आप क्या समझते हैं कि किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा कर डाला जिसका प्रावधान ही भारतीय संविधान में नहीं है। कोई व्यक्ति ने ऐसा काम कर दिया जिसका प्रावधान भारतीय संविधान में दे ही नहीं रखा है, तो उस संबंध में आप भूतलक्षी जो है दांडिक विधियों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। भूतलक्षी का अर्थ है पीछे से, पुराने समय से उसने जो है काम आज किया है, लेकिन आज उसके इस काम के बारे में भारतीय संविधान में जो है नहीं बताया गया है, कोई भी किसी भी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है, तो आप जो है पूर्व में जाकर के भूतलक्षी संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो यही बताया गया है अनुच्छेद 20(1) में भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, यानी किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो वो अपराध की परिभाषा भारतीय संविधान में या इंडियन पीनल कोड में जो भी अपने क्राइम से संबंधित जितनी बातें बताई गई हैं, अगर उनमें से वह किसी एक का अतिक्रमण करता है तो वह क्या करता है, अपराध करता है। अगर उसमें उसके अपराध के बारे में बताया नहीं गया है तो आप जो है पूर्व में जाकर कोई भी दांडिक विधि का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये है अनुच्छेद 20(1) में। 20(2) में बताया गया है दोहरे दंड से संरक्षण, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। 20(3) में बताया गया है कि अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को जो कि किसी अपराध का अक्यूज्ड है, वो दोषी है या उस पर जो है इल्जाम लगाया गया है, आरोप लगाया गया है, और उसको जबरदस्ती अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए, अपने ही विरुद्ध गवाही देने का अर्थ क्या है, आप उसको जबरदस्ती मार कर, पीट कर या उसको प्रताड़ित करके उसे अपने ही खिलाफ आप जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। इसकी उसको स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 23 में। अनुच्छेद 21 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 21 देता है आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा, इससे पहले वीडियो मैंने यही बताया था कि जब भी आपातकाल की स्थिति आती है, 352 राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो उसमें अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर आपके बाकी सारे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको निलंबित किया जा सकता है। इसके बारे में बताया था, आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे, कौन कौन से अधिकारों को किस तरीके से आप निलंबित कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 21 के बारे में बात कर रहे थे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को प्राण और अपने शरीर की स्वतंत्रता का जो है अधिकार दिया गया है। इससे संबंध में कुछ वाद दिए गए हैं कि जो आत्महत्या का अधिकार को मूल अधिकार माना था, ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने इसमें इसको ऐड कर दिया है। पी रथीनाम वर्सेस भारत संघ 1994 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया था कि जो आत्महत्या का अधिकार है, यानी व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी स्वेच्छा से आत्महत्या कर सकता है, ये उसकी दैहिक स्वतंत्रता है। वो अपना शरीर है, वो अपने शरीर के साथ क्या करता है क्या नहीं करता है, ये उसका पर्सनल मैटर है। तो पी रथीनाम वर्सेस भारत संघ 1994 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह जो है गाइडलाइन दी गई थी कि किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या का अधिकार जो है उसके मूल अधिकारों की श्रेणी में आता है। लेकिन कुछ समय बाद ही एक दूसरा जो है वाद आया था, ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य के 1996 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनः से दोबारा से इसको पुराने वाले फैसले को जो है परिवर्तित कर दिया गया और इसमें जीवन जीने पर जोर दिया गया और बताया गया कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीना चाहिए, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। तो जो है 1994 पी रथीनाम के मामले में जिस आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार माना था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे बदल दिया और ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य 1996 के मामले में आत्महत्या वाले मत को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर दिया गया था। समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है आपके। और इसके बाद में आता है इच्छा मृत्यु का अधिकार। इच्छा मृत्यु, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से शांतिपूर्वक मर सकता है। ये जो है बात था अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस भारत संघ 2011 के मामले में। सुप्रीम कोर्ट
ने यह गाइडलाइन दी कि किसी भी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का अधिकार होना चाहिए। वहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 21 का, ये कम से कम कई बार पूछा गया है, मतलब हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये यहाँ पे बात हो रही है राज्य द्वारा, यानी राज्य का कर्तव्य है और कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है किया जाना चाहिए। तो ये जो है ये प्रावधान था, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था इसमें, ठीक है, 2002 में जोड़ा गया था अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 21 क के नाम से, कि राज्य 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए इस पर थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 22 की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। व्यक्ति को कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस में, कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया जाता है। गिरफ्तारी का मतलब आप समझते ही होंगे, निरोध का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को क्या कर देना, नजरबंद कर देना, उसको किसी से मिलने नहीं देना। जैसे किसी शक के आधार पर या किसी अपराध के विषय में किसी व्यक्ति को पुलिस उठा लेती है और उसको किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, ना उसके फैमिली वालों से, ना उसके मित्रों से, ना किसी उसके रिश्तेदार से, ना उसके वकील से, किसी से भी उसको मिलने नहीं दिया जाता है। ये होता है जो है डिटेंशन बोलते हैं, इसको निरोध कहलाता है। तो अनुच्छेद 22 में दिया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, और कौन कौन सी कंडीशन में जो है संरक्षण दिया जाता है इसके बारे में आपको पूर्व की वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि किसी भी व्यक्ति को इसमें जो है संरक्षण किन किन चीजों के संबंध में दिया गया है, व्यक्ति को क्या क्या जो है अधिकार दिए गए हैं। वो ये है कि आप किसी भी व्यक्ति को उसके क्राइम को, उसके अपराध को बिना बताए आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो अगर व्यक्ति चाहेगा अपनी मनपसंद का जो भी वकील वो करना चाहेगा अपना पक्ष रखने के लिए, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, वो ये काम भी कर सकता है। इसके साथ साथ व्यक्ति को जो तीसरा अधिकार प्राप्त है वो ये है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतर्गत उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ये 3 तरह के जो है संरक्षण दिए गए हैं अनुच्छेद 22 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को। अब थोड़ा सा डिटेंशन के बारे में बात कर लेते हैं, निरोध के बारे में बात कर लेते हैं। जो डिटेंशन है वो 2 तरीके से होता है, एक निवारक निरोध होता है, एक दंडात्मक निरोध होता है। एक निवारक निरोध होता है, एक दंडात्मक निरोध होता है। तो निवारक निरोध के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिनके संबंध में आप जो है कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि विदेशी शत्रु है, कोई व्यक्ति विदेशी शत्रु है या विदेशी का कोई जासूस, किसी दूसरे देश का कोई जासूस भारत में जासूसी करता पकड़ा गया, उस पर ये जो नियम हैं जिनके बारे में मैंने बताया था कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वहां पर पेश करो, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा या उसको उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, तो इन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर कोई विदेशी शत्रु भारत में पाया जाता है तो उस पर ये जो है रूल्स हैं जो लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा इन एक्ट से संबंधित टाडा, मीसा, पोटा और मकोका, अगर इन एक्टों से संबंधित कोई भी मामला है, इन एक्ट से संबंधित कोई भी मामला है, इसमें भी ये उपर्युक्त प्रावधान है ये लागू नहीं होंगे। इनके अंतर्गत अगर इन एक्ट से संबंधित कोई भी मामला है, कोई अपराधी है, कोई दोषी है, तो उसको गाइडलाइन के अनुसार 3 महीने तक उसको नजरबंद किया जा सकता है, 3 महीने तक उसको निरोध करके रखा जा सकता है, ठीक है। हालांकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो 3 माह डिटेंशन की अवधि थी उसे घटा करके 2 महीने कर दिया गया है। अब आप इनके बारे में सोच रहे होंगे, टाडा, मीसा, पोटा, मकोका, एक वीडियो बनाऊंगा मैं, एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने भी सारे एक्ट हैं, ठीक है, जितने भी सारे एक्ट हैं इनके बारे में एक वीडियो में अलग से मैं आपको पूरे विस्तार से समझा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा आर्टिकल 22, इसमें व्यक्ति को किन किन दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया जाता है, कौन कौन से उसके अधिकार होते हैं, वो 3 अधिकारों के बारे में बात कर ही चुका हूं आपसे। उसके अलावा आपने डिटेंशन के बारे में भी जान चुके हैं कि कितने तरीके का होता है। निवारक निरोध होता है, एक दंडात्मक निरोध होता है, इसमें सीधे दंडात्मक कार्रवाई हो जाती है, ठीक है। इसमें आप उसको निवारक निरोध में रख सकते हैं, यानी उसको नजरबंद किया जा सकता है, लेकिन इसमें नजरबंद नहीं किया जा सकता, इसमें सीधे दंडात्मक कार्रवाई होती है। जो भी क्राइम व्यक्ति ने किया होता है उसके संबंध में उसे दंड दे दिया जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23 को 2 भागों में बांटा गया है, 23(1), 23(2). तो 23(1) में क्या बताया गया है कि मानव का दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम का प्रतिषेध। 23(1) में बताया गया मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम, इन चीजों के बारे में जो है इनको अवैध घोषित किया गया है, इनका प्रतिषेध किया गया है, इन कार्यों करने के लिए मनाही की गई है। इनके बारे में आप जानते होंगे
मानव का दुर्व्यापार, यानी अनुच्छेद 23(2) है। 23(1) में तो इसके बारे में पता है क्या, सीधा सीधा कि मानव का दुर्व्यापार, मानव से बेगार करवाना, मानव से बलपूर्वक श्रम लेना, इन चीजों का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 23(2) में इन्हीं चीजों को और बढ़िया तरीके से परिभाषित कर दिया गया है कि कौन सी चीज मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आएंगी, कौन सी चीजें बेगार के अंतर्गत आएंगी, कौन सी चीजें बलपूर्वक श्रम करवाने के अंतर्गत आएंगी। 23(2) में इनके बारे में जो है विस्तार से थोड़ा बताया गया है। वैसे आप समझ सकते हैं कि मानव का दुर्व्यापार यह है कि बच्चे, महिला या किसी भी पुरुष को वस्तु की तरह, बिल्कुल वस्तु की तरह खरीदा और बेचा जाना, पैसे के लिए व्यक्ति, महिला या किसी बच्चे को जो है बेचा जाना, ये दुर्व्यापार की श्रेणी में आ जाता है। इसके अलावा जो बेगार होती है, बेगार होता है बिना पैसे के किसी के यहाँ कार्य करना, बिना पैसे के किसी के यहाँ कार्य करना। कोई व्यक्ति आपसे कार्य करवाता है लेकिन उसके एवज में आपको जो है पैसा नहीं मिलता है, तो वो बेगार की श्रेणी में आ जाता है। बलात्श्रम के बारे में बात करें, बलात्श्रम होता है कोई व्यक्ति आपके यहाँ काम करने का इच्छुक नहीं है लेकिन आप उसको बलपूर्वक, आप उसको फोर्स कर रहे हैं अपने यहाँ कार्य करने के लिए, वो हो गया बलात्श्रम। ठीक है। अब 23(2) में बताया गया कि मानव का दुर्व्यापार परिभाषित किया गया है कि इसमें क्या बताया गया है, पुरुष, महिला एवं बच्चों की जो खरीद है और बिक्री है वो बिल्कुल किसी वस्तु की तरह की जाए तो वो मानव दुर्व्यापार की श्रेणी में आता है। इसके अलावा वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति कैसी, जबरदस्ती कोई व्यक्ति किसी महिला से, किसी लड़की से वेश्यावृत्ति करवाता है, प्रोस्टिट्यूशन करवाता है, तो ये भी मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दास या देवदासी, दास या देवदासी, ये प्रथाएं सारी खत्म हो चुकी है लेकिन किसी को अपना स्लेव बनाकर, गुलाम बनाकर रखा जाता है। ये चीज भी मानव के जो है शोषण के अंतर्गत आती है, दुर्व्यापार के अंतर्गत आती है। इससे संबंध में जो है 2 एक्ट भी आ चुके हैं। अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम, अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम आया था 1956 में। ये कभी कोई पूछ लेता है क्योंकि आर्टिकल 23-24 के बारे में हम बात कर रहे हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, तो शोषण से विरुद्ध ही ये जो है एक्ट आया था, अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में। ये मानव के दुर्व्यापार या बिल्कुल अननेचुरल जो है आप ट्रेड करते हैं उससे संबंधित है। बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन अधिनियम आया था 1976 में। ये जो संबंध है कैसे, बेगार, बलात्श्रम, इनके प्रतिषेध के बारे में इसमें बताया गया है। तो आर्टिकल 23 आपको पूरी तरह से जो है डिफाइन किया जा चुका है। इसके बाद में बात करते हैं आर्टिकल 24 के बारे में। इसमें बताया गया है कारखानों आदि में बालकों की नियोजन का प्रतिबंध, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध, यानी आप 14 वर्ष से छोटे, 14 वर्ष से कम किसी भी बालक को कारखानों में आप जो है नियोजित नहीं कर सकते हैं, उसको जबरदस्ती काम पर नहीं लगाया जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा किसके बारे में, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 to 22। इसके अलावा 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बारे में आज हमने जाना। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में इनके अगले पार्ट्स के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपकी कोई क्वेरी हो या आप कुछ बताना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रत्येक कमेंट का जो है जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।